तो आज हम देखेंगे 11 से लेके 20 तक क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है 1 से 10 क्वेश्चन वाला, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आई लिंक है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 11th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है कि मॉनेटरी पॉलिसी के कमिटी के रिगार्डिंग के स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है, डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स। तो ये सही तो है, मतलब ये दोनों में है आंसर। अभी देखिए डायरेक्ट 50-50 पे आ गया, आपको ये भी पता रहेगा बस। तो ये दोनों में आपको 50-50 आ गया। तो इट इज अ 12 मेंबर बॉडी। अभी देखिए जनरली इसमें ऐसा पाया गया है कि जो नंबर वगैरह देते हैं ये लोग, तो डेट्स वगैरह, तो चांसेस ज्यादा रहते हैं कि इनके रॉन्ग होने की, क्योंकि थोड़ा एक्सट्रीम नंबर ही देते हैं ये। तो ये 12 मेंबर नहीं है, कम मेंबर है, 5 या 6 मेंबर्स ही है, इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी ईयर। बाकी का स्टेटमेंट तो सही है, बस नंबर गलत है। तो दूसरा तो गलत हुआ, तो ये दो गलत हो गए। तीसरे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, देखिए आपको आंसर इधर ही मिल गया है। आंसर हो गया ए। और तीसरा क्या है, इट फंक्शन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। नहीं, ये गवर्नर के अंडर ही काम करता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विथ रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तना, ये कल्चर का क्वेश्चन है। अभी देखिए आपको बाइफरकेशन भी आना चाहिए। देखिए अगर आप कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करने जाते हो, अब ये देखिए क्वेश्चन जैसे आपने पढ़ा तो आपको जैसे पता चला इकोनॉमी में, अगर आपको थोड़ा सा और डिटेलिंग किया तो अच्छी बात है, पर आपको एक अंदाजा तो लगना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में से आ रहा है। ये थोड़ा सा आपका ओवरव्यू रहना चाहिए, ऊपर के ऊपर ही। तो ये क्या है, विद रेफरेंस टू मणिपुरी संकीर्तना कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। ठीक है, अब ये कल्चर में थोड़ा सा फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं काफी सवाल। अगर आपका फैक्चुअल थोड़ा सा अच्छा है और काफी सारे डांसेस और सॉन्ग्स भी है, मतलब फोक फोक है, फिर टेम्पल्स है, आर्किटेक्चर है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा नजर रखनी चाहिए। तो ये मणिपुरी संकीर्तना के बारे में है। तो ये सॉन्ग डांस परफॉर्मेंस है क्या, तो है, सिंबल्स आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन द परफॉर्मेंस। अभी देखिए सिंबल्स जो भी रहेगा इंस्ट्रूमेंट, बस अभी डांस परफॉर्मेंस है, बस एक ही इंस्ट्रूमेंट लेके तो ये डांस नहीं कर सकते। ओनली लिखा है, ओनली का मीनिंग रहता है सिर्फ, सिर्फ यही यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट पूरे परफॉर्मेंस में। तो ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन लग रहा है। तो टू तो डाउटफुल, अगर समझो एक मान लिया कि दो गलत है, तो ये दोनों में आंसर देखते हैं हम अभी। और थर्ड क्या है, इट इज परफॉर्म टू नरेट द लाइफ एंड डीड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ठीक है, ये तो ठीक ही लग रहा है, मतलब ऐसा कुछ अलग तो नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो डांस परफॉर्मेंस होते हैं तो वो जनरली लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेट करते हैं। बहुत रेयर रहेंगे जो ये इनको नरेट नहीं करते। तो ठीक है, अगर मान लिया हमने ये भी सही है और ये गलत है, तो आंसर क्या हो रहा है अभी देखिए 50-50 तक आता है। अगर हमने दो भी एलिमिनेट किया तो 50-50 पे आता है। ये दो एलिमिनेट हो गए, ए और सी, और बी और डी में अभी ये आंसर रहेगा। तो बी और डी में कौन सा रहेगा, तो आप 50-50 मार्क करके आगे भी जा सकते हो, या फिर आपको अगर श्योर शॉट अगर लेना है गेस तो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आंसर हो गया बी, 1 और 3। तो ठीक है, देखिए आपको कुछ आइडिया नहीं था ये मणिपुरी संकीर्तना क्या है, कुछ आइडिया नहीं था, पर आपने जैसे ही स्टेटमेंट पढ़े तो आपको एक अंदाजा लग गया कि इसमें से तो नहीं रह सकता, क्योंकि आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी 50-50 पे आप आ गए डायरेक्ट, तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं करेक्ट होने के। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which who among the following was or were associated with the introduction of रैयतवाड़ी settlement in India during the British rule? अभी रैयतवाड़ी क्या था, आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा रहेगा, मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आपको पता है मुनरो और रीड ने किया था ये। तो इधर ही आंसर हो गया इससे, 2 और 3 आंसर हो गया डायरेक्ट। और जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहते हैं वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहते हैं, उसमें ज्यादातर एलिमिनेशन करना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं तो छोड़ दीजिए आप क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आप तुक्का मारने जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर आपको पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस एक अलग सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट के थे, तो आप लगा सकते हो। वो भी आपको पता है सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटलमेंट के हैं, तो भी आपको आंसर आ जाता है। देखिए 13 का हो गया सी। तो ठीक है, 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सॉल्विंग पोल्यूशन प्रॉब्लम्स विच व्हाट इज और आर द एडवांटेजेस ऑफ बायो रेमेडिएशन टेक्निक। अभी बायो रेमेडिएशन टेक्निक क्या है, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा। बायो मतलब लाइव रहता है, रेमेडिएशन मतलब कुछ तो क्योर करेंगे, मतलब लाइव ऑर्गेनिजम्स को लेके ये क्योर करना है, कुछ तो टेक्निक रहेगा ये।
रेमेडी करना है ये। तो इट इज अ टेक्निक फॉर क्लीनिंग अप पोल्यूशन बाय एनहांसिंग द सेम बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस दैट ऑकर्स इन नेचर। ठीक है, ये थोड़ा तो स्टेटमेंट इससे मैच हो रहा है बायोडिग्रेडेशन से। तो ठीक है, हम समझ सकते हैं कि एक मान लिया कि हम श्योर शॉट तो नहीं है, पर हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तो सही होना चाहिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वन तो सही हो गया, बी ऑप्शन एलिमेंट हो गया। फिर any contaminant with heavy metals such as cadmium and lead can be readily and completely treated by bioremediation using microorganisms। अभी ये देखिए स्टेटमेंट, एनी कंटेमिनेंट, इन्होंने बोला है कोई भी कंटेमिनेंट हैवी मेटल्स जैसे कि कोई भी रहेगा कैडमियम या लेड, वो रेडीली और कंप्लीटली ट्रीट हो सकता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि जो भी हैवी मेटल्स रहते हैं तो उनको इजीली तो एलिमिनेट करना काफी मुश्किल होता है। तो बायोरेमेडिएशन यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हैवी मेटल्स को ज्यादा इजीली डिग्रेड नहीं कर सकते हम। तो ये थोड़ा डाउटफुल है। अगर दो गलत मान लिया तो ए और सी में आंसर रहेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन बी यूज टू क्रिएट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर बायोरेमेडिएशन। अभी आपको पता रहेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, कि अब समझिए कोई प्लांट है तो उसमें उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, तो उसमें एक ऐसा जीन डालेंगे हेल्दी प्लांट में से जिसकी हाइट ज्यादा है, तो और इसको रिप्लेस करेंगे शॉर्ट हाइट वाले डीएनए से। तो वो अगर रिप्लेस किया तो इसकी हाइट बढ़ सकती है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया। पर ये सिर्फ प्लांट में नहीं, बाकी किसी में भी कर सकते हैं हम, कितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी कर सकते हैं कि उसका अगर स्पेसिफिकली डिजाइन कर सकते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो थ्री तो सही है, मतलब ए, ए तो नहीं हो सकता क्योंकि थ्री सही है, टू हमने गलत मान लिया है। तो आंसर हो गया सी, 14 का सी आंसर हो गया। तो ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन पढ़ने पर हमें थोड़ा डर लगता जरूर है कि ये क्या रहे, ये क्या चीज है। तो कुछ नहीं रहता है, बस डराने के लिए आपको बस दिया रहता है बहुत डेंजर डेंजर शब्द। तो इतना डरना नहीं चाहिए, बस आपको स्टेटमेंट के ऊपर फोकस रखना चाहिए कि ये स्टेटमेंट में से मुझे कैसा एलिमिनेट करने आएगा, बस ये फोकस रहना चाहिए आपको। ये ऊपर क्वेश्चन कुछ भी रहने दो, फिर वो पूरा आईपीएल के बारे में पूछने दो या फिर कुछ भी, कैसे भी क्वेश्चन आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर। दिक्कत का बात ये पता है आपको, या ऐसे क्वेश्चंस में वन लाइन क्वेश्चंस में जो रहते हैं इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें से कौन सा एक एबीसी टाइप क्वेश्चंस आते हैं कि आपको चार ऑप्शन दिए और उसमें से आपको चूज करना ही है, क्योंकि इसमें एलिमिनेशन काफी टेक्निक थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। तो उसमें भी कर सकते हैं हम, वो भी देखेंगे हम आगे। तो अभी 15 क्वेश्चन क्या है, द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर। अभी देखिए ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। अभी जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था वो किसके लिए था, आपको अगर अपने अच्छे से स्पेक्ट्रम पढ़ा रहेगा तो उसमें सिर्फ काफी ज्यादा इतना डिटेलिंग तो नहीं दिया है, पर इस पर से ओवरव्यू दिया था कि किसकी वजह से ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट हो गया था। और उसके बाद भी कुछ कुछ इवेंट्स हुए थे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, और उसके बाद 31 में फांसी भी हो गई थी। तो तो इन्होंने क्या किया था ये एक्ट में, तो पार्टिसिपेशन था वर्कर्स का इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अभी कोई भी ब्रिटिश ऐसा एक्ट थोड़ी लाएगा कि इनका वर्कर्स का पार्टिसिपेशन और मैनेजमेंट के अंडर होना चाहिए इंडस्ट्रीज का, तो ऐसा तो नहीं ला सकते, मतलब अच्छा ही कि तो लोग नहीं लाएंगे, ये तो पहले तो गलत हुआ। आर्बिट्ररी पावर्स टू द मैनेजमेंट टू द क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, ये भी हो सकता है क्योंकि आर्बिट्ररी पावर्स दे सकते हैं, पर अगर आपने पढ़ा रहेगा तो ये आंसर नहीं था। फिर इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, इसका कोई संबंध नहीं आता। अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक्स, हाँ ये था, देखिए आप स्ट्राइक नहीं कर सकते सीधा, इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया था, और इसके ऊपर ही काफी दंगे वगैरह हो गए थे इसके ऊपर ही, क्योंकि बैन ऑन स्ट्राइक्स बोला था इन्होंने कि स्ट्राइक्स के ऊपर आप नहीं कर सकते, आप स्ट्राइक्स नहीं लगा सकते। तो ये आंसर है 15 का डी। 16 क्वेश्चन क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन। अभी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो किसमें बेस्ट एक्सप्लेन हो सकता है, तो फेडरलिज्म में हो सकता है क्या। ठीक है, एक नहीं, सेंटर और स्टेट्स में ही फेडरलिज्म रहता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का बहुत कम रोल है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये परफेक्ट है मेरे हिसाब से तो अभी के लिए, पर हम पूरे कभी भी देखिए यूपीएससी का ऐसा रहता है कि कुछ कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, पर उसके नीचे वाला उससे भी ज्यादा सही रहता है। और इसीलिए इन्होंने बोला है कि बेस्ट एक्सप्लेन कौन सा है वो बताइए। हम जज्बाती में हम पहला ही क्वेश्चन मार्क करके आ जाते हैं, इसमें सही है एक्चुअली, मेरे को तो लग रहा है ये सही है। पर फिर भी हमें पूरे क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, मतलब पूरे ऑप्शंस पढ़ के ही हमें मार्क करना चाहिए। ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका
हाथ में के मार्क्स रहते हैं, ये काफी सिंपल सवाल रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन है क्या? तो नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का संबंध ही नहीं आता, तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। आंसर हो गया बी। 16 का बी है आंसर। तो ठीक है, हम 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। With reference to the Constitution of India, the directive principles of state policy constitute limitations upon। अभी जो डीपीएसपी है, वो किसके ऊपर लिमिटेशंस लगाते हैं? लेजिस्लेटिव फंक्शन पे या एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे? तो पहली बात तो, ये लिमिटेशन लगाने वाला काम मेरे हिसाब से तो फंडामेंटल राइट्स का है। फंडामेंटल राइट्स लगाते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पे भी और लेजिस्लेटिव फंक्शंस पे भी, क्योंकि अगर आपने अच्छे से फंक्शंस नहीं किया तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। कि राइट्स के ऊपर ही अगर क्लेम ही नहीं करने आएंगे राइट्स, तो फिर फायदा ही क्या राइट्स का? तो उसकी वजह से ये लिमिटेशंस लगाते हैं। डीपीएसपी का ऐसा कोई रोल नहीं है, क्योंकि स्टेट्स के ऊपर ही डायरेक्शंस रहते हैं कि ये इसे इसे ये फॉलो करना चाहिए। ये दोनों के ऊपर तो लिमिटेशंस नहीं लग रहे हैं मुझे, तो आंसर हो गया डी, नाइदर। इसमें करेक्ट पूछा है, तो नाइदर हो गया। ठीक है, 18th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द टर्म डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी सीन इन द न्यूज रेफर्स टू। अभी देखिए, ये बस न्यूज के रिगार्डिंग है कि ये जो ऐसा एक टर्म दिखाया गया था, तो उसके किसके रेफर में था ये? तो डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटेजी किसमें था? तो ये अभी आपको पता रहेगा तो ही मार्क करिए, नहीं तो आपको स्किप करना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। आंसर था सी, EU। अभी 19 क्वेश्चन देखते हैं। At one of the places in India, if you stand on the seashore and watch the sea, you will find that the sea water recedes from the shoreline a few kilometers and comes back to the shore twice a day, and you can actually walk on the sea floor when the water recedes. This unique phenomena is seen at। अभी देखिए, इसके ऊपर काफी सवाल था कि आपने किटकैट के ऊपर देखा रहेगा, ये किटकैट के ऊपर था तो आपको सब किटकैट लेने चाहिए। तो कुछ कुछ बच्चों ने किटकैट लेना शुरू किया था हर दिन, और उसके जो पीछे की जो इन्फॉर्मेशन रहती है रैपर के पीछे, तो उन्होंने वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। तो ऐसा कुछ यूपीएससी आपको लगता है ऐसा कुछ चाहेगा? वैसा कुछ समझ नहीं आता। आपको अगर ये पता रहेगा तो ही मार्क कीजिएगा, क्योंकि आपको ये स्किप कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको कुछ आइडिया नहीं रहता है ये कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या है, दिस यूनिक फिनोमेना आपको अगर पता है तो ही मार्क कीजिएगा। भावनगर, भीम भीमुनीपट्टनम, चंदीपुर और नागापट्टिनम। तो इसका आंसर था चंदीपुर। ठीक है, ये अच्छा फिनोमेना है। आप यूट्यूब पर डाल सकते हो, ये पूरा दिख सकता है आपको, अच्छा फिनोमेना है ये। तो ठीक है, 20th क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब भले आपको कुछ आइडिया नहीं है कि क्या है, और आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए कि बेनामी प्रॉपर्टी होते क्या है। और इसमें भी काफी ट्रिकी स्टेटमेंट्स दिए हैं, हम देखते हैं अभी। अ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज अ बेनामी ट्रांजैक्शन इफ द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट अवेयर ऑफ द ट्रांजैक्शन। मतलब अगर ओनर कुछ कुछ अवेयर ही नहीं है कि उसके पास बेनामी ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसे ट्रीट नहीं किया जाएगा बेनामी, ऐसा प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन नहीं ट्रीट किया जाएगा बेनामी ट्रांजैक्शन करके। तो ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे, तो ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि अगर ओनर अवेयर नहीं है बेनामी के रिगार्डिंग तो उसे बेनामी नहीं कहा जा सकता। ये तो ऐसी बात होगी कि चोर चोरी कर रहा है और उसे पता है नहीं चोरी करना गुनाह है, तो ये ऐसी बात होगी। तो पहला तो गलत है। मतलब आपको कुछ आइडिया नहीं है, फिर भी हमने 50-50 तक आ गए, देखिए। इस आर करेक्ट पूछा है, तो वन तो गलत हो गया। तो बी और डी में आंसर है। प्रॉपर्टीज हेल्ड बेनामी आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन बाय द गवर्नमेंट। अभी क्या होता है, कुछ कुछ स्टेटमेंट्स आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आपको क्या करना चाहिए, इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें कुछ आइडिया नहीं रहता है। बेनामी पाई गई संपत्तियों को सरकार द्वारा जब्त किए जाने के लिए दायी होंगे। अभी इसमें से थोड़ा तो अंदाजा लग गया कि जब्त कर सकते हैं सरकार अगर कुछ भी बेनामी ट्रांजेक्शन रहा तो ये तो ऑलमोस्ट सही लग रहा है मुझे। तो टू तो सही है, देखिए इसमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, पर एक आइडिया रहना चाहिए। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3 authorities फॉर इन्वेस्टिगेशंस बट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी appellate मैकेनिज्म। तो देखिए, थोड़ा स्टेटमेंट एक्सट्रीमनेस की तरफ जा रहा है ये। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3 authorities फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, 3 अथॉरिटीज को इन्वेस्टिगेशन करने की अनुमति देता है ये एक्ट। पर ऐसा कुछ प्रोवाइड ही नहीं करता कि आप अपेलेट मैकेनिज्म नहीं कर सकते। अभी आपको अपेलेट मैकेनिज्म पता रहेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं पता तो आप हिंदी वर्जन भी देख सकते हो। पर ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते, आप अपील कर सकते हो। तो 3 गलत, एक गलत, तो आंसर हो गया बी। तो ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में।